हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स के आइसोलेशन के बारे में। पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे लास्ट वीडियोस हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है। तो सेल मेम्ब्रेन में हमने डिटेल में देखा है कि पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी आपको प्रोटीन्स के आइसोलेशन की जरूरत होती है तो पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या हैं, वो एक पेरिफेरी पे आउटर साइड में प्रेजेंट होती हैं, और जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन के अंदर साइड में प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए उनके आइसोलेशन का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, आप लोग देख पा रहे हैं तो पेरिफेरल प्रोटीन्स आउटर साइड में प्रेजेंट है। अभी ऐसा नहीं है कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसी साइड में प्रेजेंट होंगी। जो हमारी लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में ये इस साइड में भी हो सकती है, इस साइड में भी हो सकती है। ये बाहर वाली साइड है जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, और ये है साइटोसोलिक, या फिर इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर साइड। तो ये इंट्रा सेलुलर साइड में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इनके आइसोलेशन की बात करें, जैसे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनको क्लासिफाई इस बेसिस पे किया जाता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। उसी के अकॉर्डिंग लिपिड बाइलेयर में उनका एसोसिएशन कहाँ पे है, उसके बेस पे ही इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे आप इंटीग्रल प्रोटीन को देखिए, ये मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन कर रही है, दोनों साइड में प्रेजेंट है और इनर साइड में प्रेजेंट है, और ये बाहर है। तो अगर इसको आइसोलेट करना हो, आपको बाहर निकालना हो, तो कौन सा इजी होगा? ऑब्वियसली इसको आप इजिली निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इनका जो आइसोलेशन होता है उसके लिए हमें बहुत सारे टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग पैटर्न के थ्रू अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं अगर आपको याद हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे बॉन्डिंग पैटर्न की वजह से आपको एनर्जी देनी पड़ती है, केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ताकि ये जो प्रोटीन्स है वो बाहर आ जाए। तो हम यही स्टार्ट करेंगे आज आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो अगर पेरिफेरल प्रोटीन्स के आइसोलेशन की हम बात करें, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो इंटरैक्शन होता है ये डायरेक्टली बाइलेयर को पेनिट्रेट नहीं करती हैं। डू नॉट पेनिट्रेट बाइलेयर। पेनिट्रेट लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर को ये डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करती हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये ऐसे रीजेंट्स में सॉल्युबल हो जाती हैं जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर दें। जैसे कि हमारा ये लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर के बीच में ये प्रोटीन, हमारी पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बहुत से ऐसे रीजेंट्स होंगे जो डायरेक्टली इनके बीच के जो इंटरेक्शंस है, इन इंटरेक्शंस को ब्रेक डाउन करके इसको बाहर की तरफ आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन से ही अटैच है। मेम्ब्रेन के साथ में इनका एसोसिएशन है विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ज्यादातर ये अटैच कैसे होते हैं? दे आर अटैच्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, अटैच्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को ब्रेक करना इजी होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है, लोकेशन आपको पता है, दोनों ही साइड में प्रेजेंट हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, जिसको कि हम साइटोसोलिक साइट भी बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर को नॉन साइटोसोलिक साइट भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही जगह पे प्रेजेंट होती हैं। तो आइसोलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, अगर हम आइसोलेशन की बात करें, तो आइसोलेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे आप सॉल्ट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं,
या फिर पीएच या आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला हम मेथड पढ़ेंगे हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन देके आप इसको अलग कर सकते हैं। अब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई सॉल्ट क्या होता है? जैसे कि हमारा NaCl है, NaCl एक सॉल्ट है, तो NaCl का अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, NaCl है या इसके अलावा आप यहाँ पे KCl भी ले सकते हैं, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है। तो NaCl या KCl में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आयनिक इंट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे सो दे विल ब्रेक आयनिक इंट्रैक्शंस। जो भी आयनिक इंट्रैक्शंस है प्रोटीन के बीच में उनको ये ब्रेक डाउन कर देंगे। अब आयनिक इंट्रैक्शंस ब्रेक डाउन होंगे पेरिफेरल प्रोटीन और जो लिपिड बाइलेयर है उनके बीच के, तो जो प्रोटीन है वो इजिली आइसोलेट हो जाएगी। ज्यादातर इसको यूज किया जाता है जो अगर साइटोस्केलेटल की किसी प्रोटीन को निकालना हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स जो अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आउटर साइड में अटैच है, अगर इनको निकालना हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा साथ साथ में आप पीएच को चेंज करा के भी यहाँ पे प्रोटीन को आइसोलेट करा सकते हैं। दूसरा मेथड है पीएच चेंज। अब पीएच चेंज में क्या होता है? एसिडिक या एल्कलाइन ट्रीटमेंट आप यहाँ पे देते हैं, या तो एसिडिक या तो एल्कलाइन ट्रीटमेंट होगा। तो जो पीएच है, पीएच के चेंज होने से क्या होगा? जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोटीन्स पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इट गेट्स डिस्टर्ब, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो उस केस में भी इजिली प्रोटीन को आइसोलेट किया जा सकेगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्टर्ब हो गया है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो होंगे वो वीक हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इसको इजिली निकाल पाते हैं। ज्यादातर यहाँ पे पीएच को चेंज करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है जो कि इजिली हेल्प कर सकता है आइसोलेशन के लिए। इसके अलावा आप यूरिया के ट्रीटमेंट के भी थ्रू, तीसरा पॉइंट है यूरिया ट्रीटमेंट के थ्रू भी आप पेरिफेरल प्रोटीन्स को बाहर निकाल सकते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट में क्या होता है? लगभग 1 से 2 मोलर का यूरिया यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। जो कमजोर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इजिली यहाँ से प्रोटीन जो है पेरिफेरल प्रोटीन है वो आइसोलेट हो जाती है। तो ये तो बातें हुई आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स की। इसके अलावा हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स कहाँ होती हैं? लोकेशन आप देखिए, ये प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट है। हमारी ये लिपिड बाइलेयर है तो यहाँ इसको ये क्रॉस कर रही होती हैं, इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो इनर साइड में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इनके लिए हमें ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी, ज्यादा हमें रिसोर्सेज, ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए इनका आइसोलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनका जो एसोसिएशन है मेम्ब्रेन के साथ में वो बहुत ज्यादा टाइट एसोसिएशन होता है। ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड रहती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि ये पूरा स्पैन करती है मेम्ब्रेन को, दोनों साइड को पूरा क्रॉस करती हैं। सो इनको आइसोलेट करने के लिए आपको लिपिड बाइलेयर का डिस्ट्रप्शन करना पड़ता है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तब जाके आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को निकाल पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ज्यादातर क्या किया जाता है? डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है, या डिटर्जेंट्स के अलावा आप यहाँ पे कुछ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं आइसोलेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन में। सो लेट्स सी। आइसोलेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन तो इजिली निकाले जा सकते हैं। जो इनका एसोसिएशन होता है, इनका एसोसिएशन मेम्ब्रेन के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। Association is very strong with the lipid bilayer.
स्ट्रॉन्ग विद बाइलेयर, बाइलेयर के साथ में बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। ऑफन ज्यादातर ये मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं पूरी तरीके से। सो इनको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस देखे जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्यों प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? ऐसे इंटरेक्शन जो वाटर फोबिया होता है, जिनको वाटर से डर लगता है, तो ये हमारा इनर बाइलेयर है। अभी ये वाला जो एरिया होता है ये हाइड्रोफोबिक एरिया होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जैसे लिपिड हमारी इस तरीके से अरेंज होती है कि उसका जो हाइड्रोफिलिक एरिया है, हाइड्रोफिलिक हेड है, वो बाहर की साइड रहता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड में रहती है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे हमें एजेंट्स को ढूंढना पड़ता है जो कि इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का ब्रेकडाउन करा दे। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का ब्रेकडाउन कराना पड़ता है ताकि हम जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसको आइसोलेट कर लें। अब आइसोलेट करना है तो क्या जरूरी है कि पूरी की पूरी आप प्रोटीन निकाल पाए? यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि प्रोटीन किस फॉर्म में निकाल के आप ला रहे हैं, आइसोलेशन किस फॉर्म में आपको करना है। तो आइसोलेशन कई तरीके से हो सकता है, या तो आप डायरेक्टली प्रोटीन निकाल लेते हैं एज इट इज, उसका जो नेटिव कन्फर्मेशन होता है, जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, नेटिव फॉर्म, उसमें आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर प्रोटीन जो है वो डिनेचर्ड हो जाती है, उसका डिनेचर्ड फॉर्म आप निकालते हैं, एज इट इज पूरी नहीं निकाल पाते हैं। तो दो तरीके से इसका आइसोलेशन किया जाता है। नेटिव फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, डिनेचर्ड फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। और जो एजेंट, जो ऐसे रीजेंट्स हम केमिकल्स यूज करते हैं जो इन इंट्रैक्शंस को ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को, वो इजिली आपकी प्रोटीन के आइसोलेशन में हेल्प कर लेते हैं। तो इसके आइसोलेशन के लिए हम जो मेथड्स यूज करते हैं, तो पहली बात तो जैसे हमें पता है लिपिड बाइलेयर कैसी होती है, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ये हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इस तरीके का। तो अब इनको ब्रेक डाउन करता है, जो हाइड्रोफिलिक है ये पोलर एरिया होता है और ये होता है हाइड्रोफोबिक एरिया, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ये एरिया को हमें ब्रेक डाउन कराना है, हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला हम देखते हैं डिटर्जेंट का यूज। यहाँ पे डिटर्जेंट के यूज से आप प्रोटीन को आइसोलेट कराते हैं। तो डिटर्जेंट का यूज कैसे करेंगे? जो डिटर्जेंट होते हैं इसमें बेसिकली नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स को यूज किया जाता है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, अगर एग्जाम्पल की बात करें नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स कौन होते हैं, तो जैसे कि ट्राइटॉन है। ट्राइटॉन नॉन आयनिक डिटर्जेंट है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को प्रिजर्व करके रखता है। इसकी हेल्प से आप प्रोटीन को नेटिव स्टेट में आइसोलेट कर सकते हैं। प्रोटीन कैन बी आइसोलेटेड इन नेटिव स्टेट। नेटिव मतलब उसके फंक्शनल और जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करके आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं और नेटिव फॉर्म में आपकी प्रोटीन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ आयनिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं। आयनिक डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक द मेम्ब्रेन बाइलेयर। जो मेम्ब्रेन है लिपिड की, मेम्ब्रेन बाइलेयर को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब मेम्ब्रेन बाइलेयर अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो डिनेचरिंग प्रोटीन है हमें वो मिलती है। डिनेचर्ड प्रोटीन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये प्रोटीन को डिनेचर कर देंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल में आता है SDS, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ये इंटीग्रल प्रोटीन को डिसरप्टेड फॉर्म में निकालने में हेल्प करता है। अब इसके अलावा
कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यहाँ पे होते हैं। डिटर्जेंट्स के अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से आप प्रोटीन को, इंटीग्रल प्रोटीन को निकाल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एसीटोन है या फिर क्लोरोफॉर्म है, या इसके अलावा मेथेनॉल है। ये ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि प्रोटीन को, इंटीग्रल प्रोटीन को निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल डिसरप्शंस की आप हेल्प ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मैकेनिकल डिसरप्शंस। मैकेनिकल डिसरप्शंस क्या है, मतलब आप कोई भी बाहर से फोर्स दे रहे हैं जो प्रोटीन के आइसोलेशन में हेल्प करेगा। तो बाहर से फोर्स आप कैसे दे सकते हैं, आप सोनिकेट कर सकते हैं। सोनिकेशन होता है, सोनिकेशन आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा। सोनिकेशन एक मशीन होती है जो कि वाटर में करंट की हेल्प से ब्रेक डाउन करती है सेल्स को, तो वो प्रोटीन के आइसोलेशन में हेल्प कर सकती है। या फिर आप फ्रीज थॉ साइकिल का यूज कर सकते हैं, जिससे भी मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। फ्रीज थॉ साइकिल क्या होता है, फ्रीज में क्या होता है, बहुत चिल टेम्परेचर में आप सेल्स को, या जिससे आपको प्रोटीन आइसोलेट करनी है, वो रख देंगे, एकदम फ्रीज हो जाएगी, फिर उसको थॉ करेंगे, नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको लेके आएंगे, और जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, हाई टेम्परेचर पे आएगा, आप उसको वापस से फ्रीज कर देंगे। तो ये जो फ्रीज था साइकिल है, ये मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करती है, जिससे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स रिलीज हो जाती हैं। इनके लिए प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को किसी बफर में डाल देते हैं और फिर उसको सोनिकेट करते हैं। सोनिकेशन से प्रोटीन बाहर आ जाती है, या फिर फ्रीज थॉ करते हैं, उससे प्रोटीन बाहर आ जाती है। और डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि अगर डिटर्जेंट से आपको आइसोलेट करना है, तो डिटर्जेंट में आपको किसी भी, जैसे ट्राइटॉन है या एसडीएस है, उसमें आप प्रोटीन को एम्बेडेड करके प्रोटीन को रिसस्पेंड कर लेते हैं और उसमें इंक्यूबेट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही इंक्यूबेट करते हैं, और फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, जो भी आपको मैटर मिलता है। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो आपको मटेरियल मिलता है उसमें आपको सॉल्युबलाइज फॉर्म में, जो सुपरनेटेंट है, उसमें प्रोटीन्स मिलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि आइसोलेट हो जाती हैं। सो इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का आइसोलेशन किया जा सकता है। अब जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, इसके इंटरेक्शंस को ब्रेक करना होता है। तो जो डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स यहाँ पे आते हैं, आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन के चारों तरफ वो बाइंड कर लेंगे, प्रोटीन के चारों तरफ बाइंड कर लेंगे, और इनकी बाइंडिंग से क्या होगी, ये इंटरेक्शंस जो इनके बीच का है, प्रोटीन और इनर लेयर का, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो जो प्रोटीन है वो सॉल्युबलाइज हो जाएगी, और सॉल्युबलाइज होके प्योरीफाई हो जाएगी, प्योरीफाइड फॉर्म में आपको बाहर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आइसोलेशन किया जाता है प्रोटीन्स का। So thank you everyone for watching this video.